हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। इसमें हम हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन करा रहे हैं। अभी तक हमने अपने सारे टॉपिक क्लियर अप कर दिए हैं, उनके MCQs आपके लिए ला दिए हैं। आज जो हम करा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हमारे सिलेबस से हटके हो सकते हैं, जिनमें टॉपिक हो सकता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया आपकी आ सकती है, कारक हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। तो इनको कैसे कैसे पूछा जा सकता है, इसका कुछ आइडिया हम आपको दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको तैयार करना है, जिनमें हमको बता दें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है आपके, साथ ही अव्यय है, जिन्हें हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हैं। इवन हम ये कह रहे हैं क्लास 1 से हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं और 10 तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अव्यय वगैरह पद परिचय में हमने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, जिनमें हमारे सारे ही जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो क्लियर अप होते हैं, जिनमें कारक भी हमारा आता है जो समास के आधार पर। अब इनमें हमने समास है आपका आएगा, आपके अलंकार भी आ सकते हैं। तो जो अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हुए उनसे रिलेटेड भी कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो कैसे कैसे पूछा जाएगा, उसी पे आधारित कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, MCQ बेस्ड है। तो इसको हम विविध अभ्यास की श्रृंखला में रख रहे हैं, यानी कुछ जो अभी तक हमको NTA के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था उससे और थोड़े से हमने रिलेटेड और क्वेश्चंस निकाले हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो कैसे होंगे ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम कहलाता है? जैसे हम बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह शब्द जो है वो क्या है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक, इसमें से ये कौन सा सर्वनाम होगा? तो यह हम यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्म है कि यह चीज मेरी है, तो जाहिर सी बात है कि ये होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, कि निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि ये हमारा है। ठीक। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम पद है। राधा, राधा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह यह सर्वनाम है। सुंदर ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। विभीषण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर सुंदर जो है ये एक विशेषण है, तो वह हमारा क्या आ जाएगा? वह हमारा सर्वनाम आ जाएगा। ये देखिए। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, को किस कारक की विभक्ति है? हम बोलते हैं ना राम को पुस्तक मिली या राम पुस्तक को पढ़ता है, तो हम यहां पर देखेंगे कि को जो लग रहा है वो किस कारक में होता है। निम्नलिखित में सही विकल्प बताइए। संबंध, अपादान, कर्ता, कर्म। तो यहां पर जो को विभक्ति है वो किस में लगती है? कर्म कारक की विभक्ति है। देखिए, कारक के अपने पहचान होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हैं, आपादान से हैं, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अभोरे। ये सारे जो है ना पहचान है कारक के, ये जहां चिन्ह लगे होंगे वहीं पे वो पहचान होगी। तो अब जहां अगर को लगा होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर वो कर्म कारक होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मतलब जो लिंग होता है, हम बोलते हैं कि लड़का है, लड़की है, बंदर है, बंदरिया है, या ऋषि है, ऋषिका है ना, कवि है, कवियत्री है। तो ये लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर? आप देखेंगे जब भी हम लिंग निर्धारण किसी भी वाक्य में करते हैं तो वो संज्ञा के आधार पर ही होता है। संज्ञा शब्दों के ही जो है लिंग निर्धारण किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब यहां पर ये जो दिए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है। याद रखिए, ठीक है। गुणवाचक
जहां पर क्वालिटी बताई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ कितने, कैसा, कितना या किस, तो यहाँ पर गुण, सर्वनाम की गुण कैसे हम बताएंगे। जैसे हमने बोला कि सर्वनाम शब्द लीजिए, कि लीजिए वह, ठीक है, वह लिया, वह कैसा है हम बोलेंगे, तो कैसा हम बोलेंगे, वह सुंदर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हम लेते हैं, गुणवाचक, तो सर्वनाम का गुणवाचक शब्द हमारा क्या रहेगा, हमेशा जो है वो होता है कैसा। इसको पहचानने का तरीका हम जैसे बता दें, जब भी आपके सामने कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं, गुणवाचक दे दिया, अब मान लीजिए उन्होंने दे दिया संख्यावाचक, तो संख्यावाचक के लिए हम कितने लगाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक है तो क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे, ये शब्द, क्योंकि जब भी हम उत्तर ढूंढते हैं, हमेशा याद रखिए अगर प्रश्न है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी प्रश्नवाचक शब्द ही हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि हमको गुणवाचक निकालना है। अब गुणवाचक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो गुणवाचक तो विशेषण होता है, सर्वनाम तो गुणवाचक नहीं होता, तो जाहिर सी बात है हम सर्वनाम का गुणवाचक कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक बनता कैसे। जैसे हम बोलते हैं वह सुंदर है, ठीक है, वह सुंदर है, तो सुंदर हमारा क्या है, विशेषण हो रहा है। अब अगर हमने सुंदर को हटा दो, उसकी जगह इसमें से हम प्रश्न लगा दे वह कितने हैं, तो वहां तो सुंदर तो बैठेगा नहीं। अगर सुंदर के लिए हम प्रश्न बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वह कैसा है, तो गुणवाचक शब्द क्या है, क्या हम बोल देंगे, उसमें हम ये भी बोल सकते हैं वह बहादुर है, तो बहादुर भी उसकी क्वालिटी है, गुण है, तो उस जगह हम क्या लगाएंगे, वह कैसा है, वह बहादुर है। तो हमेशा, अब अगर उन्होंने बोल दिया आप बता दीजिए संख्यावाचक, गुणवाचक की जगह उन्होंने बोल दिया कि आप संख्यावाचक लिख दीजिए, तो बोलेंगे वह 5 हैं, क्या बोलेंगे, वह 5 है, तो वहां, अब वहां की जगह पूछेंगे तो वहां कितने लगेगा, वह कितने हैं, तब वहां पर आएगा। तो संख्यावाचक, गुणवाचक, ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए कि विशेषण कितने तरीके के हैं, तभी आप उसको सर्वनाम से तब्दील कर पाएंगे। अब है रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। रहीम हमारे कवि का नाम है, तो किसी का नाम कौन सी संज्ञा में आता है, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो क्या है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक, तो सही इसका ऑप्शन होगा हमारा रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर है वह तो घर डैश बैठा था, अब क्या है, डैश में उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। अब सबसे पहले तो हमें देखना है, वह तो घर के बाहर बैठा था, हम ये भी दे सकते हैं, वह तो घर में बैठा था, वह घर के सामने बैठा था, वह घर के भीतर बैठा था। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हमको लगाना क्या है, अव्यय लगाना है, ध्यान रखिएगा, उन्होंने हमसे क्या पूछा, अव्यय और उसके भेद हमको बताने हैं। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, वह तो घर के भीतर बैठा था, क्यों आएगा, क्यों हम बता दें, क्योंकि यहां पर हमें इसका और इसका संबंध स्थापित करना है। कहने को तो ये सारे ही लग जाएंगे, लेकिन हमें सही निकालना है। अब देखिए, घर के बाहर भी आ जाएगा, घर में बैठा था आ जाएगा, घर के सामने बैठा था, घर के भीतर बैठा था, ये सारे ही सही हैं, लेकिन हमें लगाना क्या है, एक तो पहला ध्यान रखना है कि हमको अव्यय लगाना है, तो में तो ऐसे ही कट गया हमारा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो ठीक है, ये भी हमारा जो है हट जाएगा। अब बचे अव्यय 2 हमारे। अब उन्होंने बताया, अब यहाँ पर हमें जो हम देख रहे हैं वो हम इन दोनों के बीच के संबंध को हमें स्थापित करना है, पहली चीज ये। तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, घर के भीतर संबंध बोधक अव्यय होगा। सबसे पहली बात तो ये रखिए, के सामने समुच्च बोधक अव्यय नहीं होता, समुच्च बोधक अव्यय होता है और, तथा, या, ये हमारे क्या हैं, ये होते हैं समुच्च बोधक अव्यय। तो ये हमारा समुच्च बोधक अव्यय नहीं, कारक हमें लगाना नहीं, के बाहर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रख लो। तो ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए देखिए सारे शब्द ऐसे हैं जो ऊपर लग सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेयर है जो एकदम सही बैठता है, वो है के भीतर संबंध बोधक अव्यय।
नेक्स्ट आते हैं, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। अब यहां पर क्या दे रहा है, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। अब रेखांकित शब्द क्या है, हमारा मित्र को। अब हमें कारक को पहचानना है। अभी हमने आपको क्या बताया था, को किस कारक की पहचान होती है, कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर जो पहचान है को, वो कौन सी होगी, हमारे कर्म कारक की। अच्छा देखिए, कर्ता कारक की पहचान हमारी क्या है, ने हो जाती है। संबंध की क्या हो जाती है, आपकी का की के, ठीक है। संप्रदान जो है वो होता है से। तो यहां पर जो है वो कर्म की क्या होगी, को। आप वहां मत जाइए, क्या बोल रहे हैं, मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। अब हमें मत शब्द जो बताना है वो क्या होगा, निषेधवाचक अव्यय, निपात शब्द है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जाइए क्रिया का विशेषण है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये पद परिचय कराया जा रहा है आपका। तो मत जो शब्द है, आप देखो ये बदलता नहीं है, ठीक है। मत शब्द जो है वो एक अव्यय है। सबसे पहली बात तो ये हमें देखनी है कि अव्यय तो नहीं है। तो यहां पर हमने तो ये तो ढूंढ लिया कि ये अव्यय है, क्योंकि हम अगर काल बदलें, लिंग बदलें, वचन बदलें, किसी भी कंडीशन में ये मत शब्द नहीं बदलेगा, ठीक है। अब मत अव्यय हो गया। अब यहां पर आपसे मना किया जा रहा है, नहीं, तो ये हमारा सही क्या हो जाएगा, निषेधवाचक अव्यय है। तो सही हमारा क्या है, ये निषेधवाचक अव्यय है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है। अब विधेय, अब सबसे पहले तो आपको वाक्य के अंग समझने हैं। इस जगह वाक्य के कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उद्देश्य हो गया, और बाकी जितना भी वाक्य होता है वो विधेय के अंतर, यानी कि जिस उद्देश्य के बारे में जो चीजें बताई जा रही हैं वो हमारा विधेय कहलाता है। तो अब हमें बताना है जो विधेय है, यानी उद्देश्य के अलावा जितना पार्ट है वो कहां पर आपका विशेषण है, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे, सुशीला बढ़िया काम करती है। दूसरा है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। तो अब इन सभी वाक्यों में हम सबसे पहले उद्देश्य, आप देख रहे हो जो हमारा उद्देश्य है, ये हमारा क्या है, ये सभी हमारे उद्देश्य है, ठीक है। अब इनके बारे में जो वाक्य बताया जा रहा है, अब देखिए कि वो विशेषण है, यानी कि वो पूरा पदबंध आपका विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है या नहीं। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सुशीला बढ़िया काम करती है। तो काम करती है, ये तो क्रिया विशेषण हो रहा है, ठीक है ना, काम करने के बारे में बता रहा है। यहाँ सुशीला के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ उसके काम के बारे में बताया, तो ये क्रिया विशेषण है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद आते हैं, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, प्रयोग में लाने चाहिए, तो यहाँ पर ये भी क्या है, क्रियापद बंध है, ठीक है। फिर है, सभी को नीली छतरी चाहिए, तो यहाँ पर सभी को तो हमारा क्या हो गया, आपका उद्देश्य। विधि है, विधेय क्या है, नीली छतरी चाहिए, तो यहाँ पर जो छतरी आ रही है चाहिए, यानी सभी को जो चीजें चाहिए वो है छतरी। तो यहाँ पर चाहने का मतलब क्रिया विशेषण से आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मेहुल का घर आलीशान है, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, मेहुल, मेहुल के बारे में है, और मेहुल के बारे में क्या जाने, उसका घर आलीशान है, ठीक है। घर है मेहुल का घर, अब आलीशान है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मेहुल के घर के बारे में। तो ये जो हमारा पूरा आ रहा है ये हमारा क्या है, विशेषण है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, मेहुल का घर आलीशान है, ये सही है। नेक्स्ट आ रहे हैं, पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, रेखांकित पदबंध होगा। अब क्या, पुरस्कार पाने वाले में कुछ, तो ये कौन सा होगा, संज्ञा विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा संज्ञा, पुरस्कार पाने वाले कुछ। तो कौन लोग हैं वो लोग, वो विद्यार्थी हैं, तो वो कौन होंगे, संज्ञा में।
नेक्स्ट है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विकल्प। अब देखिए इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी है, क्या है, उसने टेढ़ी चाल चली। अब आप बोलोगे कि इसमें तो कोई कारक ही नहीं लगा, ध्यान से देखिए इसमें कारक है, यहाँ है ने कारक, उसने। तो ने कारक कौन से कारक की पहचान है, कर्ता कारक की। तो क्या है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो सही क्या है, यहां पर कर्ता कारक है। नेक्स्ट आ रहा है ने किस कारक की विभक्ति होती है, अभी हमने बताया ने कर्ता कारक की विभक्ति होती है। नेक्स्ट है मेरी लड़की कौन है, क्या है, मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं मेरी लड़की, यहां पे री जो शब्द है ये किसका आता है, संबंध। संबंध कारक की पहचान आपको बताते हैं, का की के रा री रे, ये संबंध कारक की विभक्ति होती है, का की के रा री रे। तो यहां पर जहां पर कारक नहीं लगता वहां पे री, यानी कि ये कौन सा है, हमारा संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है आपका को। कर्म कारक के लिए हम को चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तोता डाली पर बैठा है, इसमें हमारा कारक है पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक, में पर ऊपर, अधिकरण कारक की पहचान है में पर ऊपर। तो सही है ये अधिकरण कारक। नेक्स्ट है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। अब पूरे आप वाक्य में देखिए, इसमें ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जिसमें कारक जो है नहीं लगा है, सबसे कम ही योग्यता है। अब आप यहां देख रहे हैं दशरथ के, ठीक है, फिर यहां पर है रावण को, हाँ। अब इसमें जो नहीं लग रहा है आप वो देख रहे हैं दशरथ के पुत्र, यहां पर तो यहां पर जो सबसे कम उपयोगिता रखने वाला शब्द है वह जिसमें कारक नहीं लगेगा वह है पुत्र। पुत्र के साथ कुछ भी नहीं लगा है, राम ने, देखिए यहां पे राम के साथ भी नहीं लगा है, तो जो नहीं है उसके साथ वो है पुत्र। पुत्र जो है वो अपने आप में एक क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के साथ हमेशा संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ कारक लगता ही लगता है, लेकिन यहां पर ये एक ऐसी संज्ञा शब्द है जो सबसे कम योग्यता रख रहा है, यानी जिसके साथ कारक नहीं लगा, बाकी सभी के साथ लगा है। देखिए दशरथ संज्ञा है उसके साथ के लगा है, राम संज्ञा इसके साथ नहीं लगा है, रावण संज्ञा इसके साथ को लगा है। तो यहां पर जो एक शब्द है जिसके साथ कम योग्यता रख रहा है, जिसमें सबसे नहीं है, वो है हमारा पुत्र। नेक्स्ट आते हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी के कितने कारक हैं। आपको पता है हम लोगों ने हिंदी के 8 कारक पढ़े हैं, ठीक है। अब आचार्य किशोरी दास जी ने जो है वो कारक की संख्या अलग बताई है, वो कारक की संख्या है 6। उन्होंने कितनी बताई है, 6 कारक की संख्या बताई है। नेक्स्ट है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, देखिए घर से, ठीक है। अब आप देख रहे हो मेरे घर से आपके घर में, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक घर से दूसरे को, यानी कि अलग हो रहा है कोई चीज। तो यहां पर कर्म करण संबंध या अपादान, ध्यान रखिए से जो है वो हमारे 2 कारक में आता है, करण कारक और अपादान। तो यहां पहचान होती है जब कोई चीज किसी से अलग हो रही होती है वहां पर से लगता है, तो हमेशा वहां पर अपादान कारक होता है। अब यहां पर से अलग की दृष्टि से आ रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट आते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के हमने कितने पढ़े हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञा के साथ कारक की जो विभक्तियां लगती है, हमेशा संज्ञा, देखिए सर्वनाम के साथ भी लगेगी, कभी कभी विशेषण के साथ भी लगती है, तो इनमें आप जो बताते हैं वो जो संज्ञा के साथ लगती है वो कौन सी जो विभक्तियां लगती हैं वो क्या कहलाती हैं। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो जो लगती हैं वो कहलाती हैं आपकी विश्लिष्ट विभक्तियां।
नेक्स्ट है वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब पूछा क्या है, वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? अब आप देख रहे हैं वह में भी कुछ नहीं लगा, कार में नहीं लगा, मेरी नहीं लगा, तो यहां पर जो हम बता रहे हैं वो है आपका री। तो इसलिए यहां पर आएगा आपका संबंध कारक, क्योंकि कार का संबंध मेरे से बताया जा रहा है पहली बात तो, और विभक्ति के रूप में हम यहां देख रहे हैं री लगा हुआ है, इसलिए यहां पर संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है उसने उसे छल से पराजित किया। में छल से में कौन सा कारक है? अब यहां पूछ रहे हैं छल से, तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि से दो जगह लगता है, अपादान और करण कारक में। तो जहां पर अलग हो रही है वहां पे तो हम अपादान लगा दे, लेकिन जहां पर कोई भी अलग होने का भाव नहीं हो उस जगह से लगा हो तो वहां पर हमेशा क्या होगा, करण कारक होगा। तो यहां पर हमें अलग होने का भाव नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, से जो है वो करण कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है उससे अच्छे तो आप हैं। में कौन सा कारक है? क्या है, उससे अच्छे तो आप हैं। तो यहां पर देखिए फिर से आया। अब यहां पर कोई आपको अलग होने का भाव दिख रहा है? दिख रहा है तो आपका अपादान होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो वो करण कारक होगा। तो यहां पर जो होगा वो है अपादान कारक। क्यों? उससे अच्छे तो आप है, यहां पर अलग किया जा रहा है, उससे आप अलग हैं, ये ध्यान रखिए। यहां पर ये नहीं बोला, यहां पर बोला है वो व्यक्ति से अलग आप हैं। हम बोलते हैं उससे जैसे आप हैं, अगर हम बोलते हैं उससे जैसे आप हैं उसके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब आपका क्या होगा वहां पर करण कारक। लेकिन जब वहां पर बोल रहे हैं आप उससे अलग हैं तो वहां पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है कर्म कारक की विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति हमारी को होती है। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अब घर से बाहर गया तो यहां पर वो घर से अलग हुआ है ना, तो जब अलग हुआ तो वहां पर क्या हुआ, आपका अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। अब आपको यहां पर स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या स्त्रीलिंग में आएगा, क्या पुल्लिंग में आएगा, क्या नपुंसक लिंग में आएगा, तो बिल्कुल वो नहीं, कोई जो शब्द में आपको लग रहा हो उस शब्द का वाक्य बना लो खाली बस, और आप उसकी जो क्रिया है वो आपको डिसाइड करके बता देगी कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, काला धुआं उठता है, हम ये नहीं बोलेंगे काला धुआं उठती है ना। तो जब अब इससे तो पता चल गया कि धुआं जो है वो पुल्लिंग हो गया। अब उसी तरह आ जाइए, संध्या क्या होगी, संध्या होती है, संध्या होता नहीं है। फिर है भत्ता, मिलता है, तो भत्ता क्या हो गया हमारा, नपुंसक लिंग में आ जाएगा। धावा, बोला जाता है, तो वो भी पुल्लिंग में आया। तो अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, संध्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो, हमेशा आप सेंटेंस बना लो, उससे कोई जो भी शब्द आपको लग रहा है उसे एक सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस आपको क्रिया, सेंटेंस की जो क्रिया है, वाक्य की जो क्रिया है वो आपको डिसाइड करके बता देगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो यहां पर जो है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आती नहीं है। दुर्घटना घट गई, निर्धनता अच्छी नहीं, दया करिए। ठीक है, तो ये होता है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द आपको बताने हैं, घास, आय, व्यय या नहर। तो यहां पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है व्यय। व्यय किया जाता है, करी नहीं जाती है, व्यय किए करी नहीं जाती। तो यहां पर व्यय हमारी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सूची, पत्र, किताब, गंगा या संसद। तो यहां पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है सूची, पत्र। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या हुआ हमारा, पुल्लिंग होगा। पानी, नानी, कहानी या रानी। तो पानी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या है, पानी बहता है, बहती नहीं है। ठीक है ना, पानी हमेशा हमारा क्या होगा, बहता है, बहती नहीं। तो सही इसका हमारा क्या है, पानी हमारा पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा या रजा। तो यहां पर जो पुल्लिंग है वो है मजा। मजा आ रहा है, आ रही नहीं हम बोलते हैं, क्या है? मजा आ रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? अब आपको बताना है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया मतलब जहां पे वर्ब होती है। क्या है? मैं कल नहीं जाऊंगा। दूसरा है ये फूल सुंदर है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। चौथा है आज शाम को मत आना। तो अब यहां पे पहला देख रहे हो, मैं कल नहीं जाऊंगा। तो यहां पर जो है क्रिया से संबंधित कोई चीज नहीं है, तो ये नहीं है। ये फूल सुंदर है, तो यहां पर विशेषण आ रहा है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। घर पहुंचने की क्रिया उसने कैसे बताई? रोते रोते बताई, इसलिए ये हमारा सही है। ये होगा हमारा क्रिया विशेषण। ये देखिए, आज शाम को मत आना, यहां पर जो है आपका क्रिया है, लेकिन मत हमारा अव्यय आ रहा है, निषेधवाचक, इसलिए यहां पर क्रिया विशेषण नहीं है। तो सही क्या है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ये हमारा सही क्रिया विशेषण शब्द वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा, यानी कि जहां पर फीलिंग होती है हमें वो बतानी है। सुखदाई, घटाव, मनुष्यता या शीतल। तो अब आपको क्या बताना है? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहां पर जो हम बता रहे हैं शीतल। शीतल क्या है? ये एक विशेषण शब्द है, याद रखिएगा। हम जैसे बोलेंगे बर्फ शीतल होती है। अगर शीतलता होता, अगर शीतल की जगह शीतलता होता तो ये भाववाचक संज्ञा होती, लेकिन शीतल जो शब्द है ये हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा या उड़द। तो यहां पर जो है वो है आपका अरहर शब्द। ठीक है, खेतों में अरहर लहलहा रही है, हम इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर या लहर। तो यहां पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है व्यय। व्यय किया जाता है, करी नहीं जाती, तो सही है व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है क्या है? कवियत्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री। तो इसमें कवियत्री तो होता है हमें पता है, लेकिन इसमें सही लिखा कौन सा है? तो इसमें सही जो होगा वो है आपका कवियत्री। ये सही शब्द होता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब आपको बताना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। नया, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला। स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो इसमें कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग आएगा? वो है निराला। ये एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस या मूंग। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो है आपका सारस। सारस पक्षी होता है ना, वो हमारा क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द नहीं है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। रत्न, मोती, नकल या बचपन। तो यहां पर जो है वो है आपका नकल। नकल करी जाती है, करा नहीं जाता। ठीक है, फिर है निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? अब आपको बताना है किसका हम लिंग परिवर्तन करते ही नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है? चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। तो अब यहां पर क्या होगी? देखिए, चाचा का चाची हो जाता है, बहन का करते हैं अगर लिंग परिवर्तन तो भाई हो जाता है, भैंसा का करते हैं तो भैंस हो जाती है। कोयल जो है वो लिंग में आप चाहे वो मेल कोयल हो या फीमेल हो, उसको कोयल ही बोला जाता है। तो सही क्या होगा? कोयल जो है इसका हिंदी भाषा में लिंग प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? अब आपको स्त्रीलिंग नहीं है तो यानी कि क्या है? पुल्लिंग है। क्या हुआ? रोटी, पूड़ी, पानी और नदी। तो पानी जो है वो हमारा क्या है? वो एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं तो पुल्लिंग है। सुबह, दोपहर, सांझ और दिन।
तो क्या हो गया, इसमें जो दिन शब्द है वह पुल्लिंग है। दिन ढल गया, दिन ढलती नहीं है। हम क्या बोलते हैं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ आ गई, सांझ हो गई। लेकिन दिन के लिए हम क्या बोलते हैं, दिन ढल गया या दिन हो गया, दिन निकल आया, कुछ भी आप बोलो तो दिन हमेशा क्या है, हमारा पुल्लिंग रहेगा। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऋषि एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसमें अगर हम इसका फीमेल वर्जन लें तो क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि क्या है, ऋषिणी, ये ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो होगा ऋषिका, ये हमारा सही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही जो शब्द है वो लिंग की दृष्टि से क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग। तो उभयलिंग वो होते हैं जो सिचुएशन हिसाब से दोनों में ही, यानी स्त्रीलिंग जैसे कोयल है वो उभयलिंग में आता है, वो स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी, दोनों में ही आएगा, वो उभयलिंग में रहता है। नपुंसक लिंग यानी दोनों किसी लिंग में नहीं आएगा। तो यहां पर दही जो है वो क्या कहलाएगा, वो एक पुल्लिंग शब्द है। दही जम जाता है, क्या है, दही जमता है, दही जमती नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है तो सॉरी, कौन सा स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो यहां पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है मृत्यु। क्या बोलेंगे, उनकी मृत्यु हो गई, इस तरीके से बोलते ना, हो गई, मृत्यु हो गया हम नहीं बोलते, मृत्यु हो गई। क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्या है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। कोई भी ऐसा एक वाक्य लीजिए जिसमें कोई क्रिया घट रही है और जो उसका कर्ता है वहां पर लिंग परिवर्तन नहीं होगा, वो मतलब आप सभी के लिए एक ही जैसा रहेगा। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, वाक्य होते हैं वर्तमान कालिक रूप में होते हैं, यानी जो प्रेजेंट टेंस में घटते हैं उसमें ऐसा होता है। भविष्य कालिक रूप में, यानी जो भविष्य में हो रहे होते हैं उनमें किसी तरह का लिंग परिवर्तन नहीं होता। भूतकालिक यानी जो पास्ट में घट चुके हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। या आज्ञार्थक रूप में, यहाँ जहां पर आप किसी को कमांड दे रहे होते हैं, तो ये जो होता है वो होता है ये आज्ञार्थक रूप में, जहां पर हम किसी को आज्ञा दे रहे होते हैं वहां पर कहीं पर भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे आप क्लास के अंदर हो, कोई भी परमिशन, कोई अगर गर्ल स्टूडेंट या जो है मेल या फीमेल कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे परमिशन लेता है तो टीचर क्या बोलती है, ए अंदर आ जाओ, ठीक है, तो अंदर आप यहां पर आज्ञार्थक उन्होंने क्या दिया, अब वो बोलेंगे खड़े हो जाओ, ठीक है ना, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो यहां पर सभी के लिए क्या रहता है, कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। जहां पर हम आज्ञार्थक रूप में कार्य करते हैं वहां क्रिया की दृष्टि से कर्ता में किसी भी प्रकार का लिंग परिवर्तन कभी नहीं होता। खास तौर से आज्ञार्थक आप देखोगे नोटिस वगैरह निकलती है, जब स्कूल में नोटिस निकलती है तो आप देखोगे वहां पे कोई अलग अलग नहीं रहता मेल फीमेल के लिए। आज्ञार्थक मतलब एक ही लिंग में सभी के लिए कार्य हो रहा होता है। फिर निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम आपको बता दें, संयुक्त वाक्य होते हैं एक दो वाक्य होते हैं जिन्हें आपस में मिलाया जाता है। किससे मिलाया जाता है, समुच्च बोधक अव्यय से मिलाया जाता है। समुच्च बोधक अव्यय और, तथा, या, इसलिए, क्योंकि जैसे शब्द जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, समुच्च बोधक अव्यय होते हैं जिनसे दो वाक्य मिलते हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है, पहला वाक्य आपका डिपेंडेंट रहेगा, उसको पढ़ के हमें ऐसा लगेगा कि वो एक पूर्ण वाक्य है, किसी भी दूसरे वाक्य पे वो डिपेंडेंट नहीं होता। वाक्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरा पहले बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, हम इसको पहचानेंगे, मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो आप यहां देख रहे हो ये सिंपल एक सरल वाक्य है, इसमें कोई भी दो वाक्य नहीं है, तो ये हमारा गलत है। मीता नए कपड़े लेकर आई, ये भी एक सरल वाक्य है, सिर्फ एक ही वाक्य है। वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, तो ये भी एक सरल वाक्य है।
अब यहाँ रमेश ने काम खत्म कर लिया और वह अपने घर चला गया। तो अब हम जहां हम पहला वाक्य पढ़ते हैं तो देखिए इसको अगर हम नहीं पढ़े, इतना हम अगर वाक्य नहीं पढ़े तो आप ध्यान दीजिए, रमेश ने काम खत्म कर लिया, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य लग रहा है। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बाद कोई और वाक्य होना चाहिए। तो संपूर्ण वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि पहला वाक्य जो है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसको पढ़ने के बाद हमें अधूरापन महसूस नहीं होता। अब अगर हम बोलें जैसे ही रमेश ने काम खत्म कर लिया वैसे ही वह अपने घर चला गया, तो अब हम यहां बोलेंगे जैसे ही रमेश ने अपना काम खत्म कर लिया। इसको पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है, इसमें अधूरापन लग रहा है। और तो जहां जिस वाक्य में हमें अधूरापन लगता है पहले सेंटेंस में, वो हमारा मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आएगा। अब चूंकि यहां पर पहला वाक्य कंप्लीट है और हमें संयुक्त वाक्य ढूंढना है, तो आप यहां देख रहे हो पहला आपका पूरा पूर्ण वाक्य है और साथ ही ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। और से रमेश ने काम खत्म कर लिया और वह अपने घर चला गया, दोनों ही वाक्य पूरी तरीके से पूर्ण है। इस कंडीशन में ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है, यानी कि ये एक संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग आपको बताना है। स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी, ये सभी ही पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब इसमें अब पत्नी के पर्यायवाची हैं तो जाहिर सी बात है सभी स्त्रीलिंग में आएंगे, तो नपुंसक लिंग हम कैसे पहचानेंगे? तो जाहिर सी बात है आपको सभ्य इसमें एक सेंटेंस बनाना है। तो कलत्र एक ऐसा शब्द है जो हमारे नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सेंटेंस बना के आप इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। हवा, कोयल, दारा या शिक्षा। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है आपका दारा, ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर ये जो विविध प्रश्न की हमारी कैटेगरी थी हमने खत्म किया। हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, साथ ही कारक हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, बहुत कुछ आएगा। तो जितना आपने अभी तक समझ लीजिए व्याकरण पढ़ी है वो सभी कुछ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। हमने जैसे वाक्य भी बताए, वाक्य के अंग हैं, वाक्य के भेद हैं, सभी कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो मिक्सअप रूप में रहेंगे, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई हिंदी लैंग्वेज है तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये हमारा आपका CUT का जो हिंदी का हमारा प्रोपोर्शन करा रहे थे, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? अभी आगे हम आपके लिए और भी लेकर आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ आएंगी उसके लिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर CUET मिलेगा आपको, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर CUT के सभी जो हैं जितने भी सब्जेक्ट के आपके लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर CUT वॉच नाउ, यहाँ पे हिंदी आपको दिख रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इसकी पूरी प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में सभी जो जितने भी टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम में सभी मैंने आपको कराए हैं। तो जो भी आप देखना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे, उसके अंदर हमारे कई लेक्चर्स हैं, उसमें जो भी लेक्चर देखेंगे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हिंदी बहुत ही वास्ट है, जितना हो सके जहाँ से हो सके आपको पढ़ने को मिलता है, खास तौर से शब्द संग्रह, तो उसे पढ़ते रहिए, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।